नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, एक बकरे ने बताया कि स्त्री पुरुष के प्राणों की दुश्मन कब कब बन जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी और ये जानकारी जानने के लिए इस कहानी में बने रहे। किसी जंगल में एक स्थान पर एक बकरा और एक बकरी रहते थे, और ये वही बकरा बकरी थे जिन्होंने एक राजा को मरने से बचाया था। ये कहानी आपने पहले सुनी होगी कि एक राजा अपनी स्त्री के कहने पर उसे गुप्त भेद बताने के लिए जा रहा था। उसे किसी साधु का वरदान था कि वो अगर अपना गुप्त भेद किसी को बताएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। राजा की रानी ने जब उससे जिद की, तब वो अपनी स्त्री को गुप्त भेद बताने के लिए चलने लगा। तब रास्ते में एक नदी के किनारे एक बकरा और एक बकरी मिले थे, जिन्होंने अपनी क्रिया से राजा को एक उपदेश दिया था, जिसके कारण उस राजा की जान बच सकी। वही दोनों बकरा और बकरी जंगल में टहल रहे थे। बकरी ने बकरे से पूछा, स्वामी, मैं खुद एक स्त्री हूं और मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी समाज की भलाई के लिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि स्त्री पुरुष के प्राणों की दुश्मन किन किन स्थानों पर बन जाती है। तब बकरा कहता है, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे पता चलेगा कि स्त्री कितनी स्वार्थी और निर्दयी होती है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने को तैयार हो जाती है। तब बकरी कहती है, स्वामी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। स्त्रियां तो बहुत भोली और ममतावान होती हैं और हमेशा पुरुषों की सेवा में तट पर रहने वाली होती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो निर्दयी और स्वार्थी होती है? तब बकरा कहता है कि प्रिय, हर एक स्त्री एक जैसी नहीं होती। यही तो समझने वाली बात है कि स्त्री पुरुष को धोखा कहां पर देती है और पुरुष उनसे कैसे बच सकता है। स्त्री पुरुष की दुश्मन कब बन जाती है, चाहे वो स्त्री उस पुरुष की कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। इस बारे में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों में एक राजा का लड़का था, एक मंत्री का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों दोस्तों में बड़ी ही गहरी यारी थी। वो हर समय साथ साथ रहते थे। एक साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा भी पूरी हुई थी और हमेशा साथ बैठकर ही खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना होता था, और वो एक साथ ही बड़े हुए थे। राजा का जो लड़का था, उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजा का लड़का अपने दोस्तों से कहता है, भाई, कल चलते हैं और मेरी पत्नी को उसके मायके से बुला करके लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाएंगे। तब अपने दोस्त की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, हाँ भाई, हम कब मना करते हैं, लेकिन एक बात है, यदि तुम अपनी ससुराल में पहुंच गए और अपनी ससुराल में जाकर अपने ससुर के महल में आराम से जाकर सो गए, तो उस समय हम कहां जाएंगे। तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए चले आएंगे। दोस्तों, राजकुमार की बात सुनकर के दोनों दोस्त सहमत हो जाते हैं। मंत्री का लड़का जो था, बहुत चालाक और चतुर था। दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने मित्र के साथ उसकी ससुराल को चल देते हैं। दोस्तों, चलते चलते 3 दिन रास्ते में गुजर जाते हैं और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपनी ससुराल पहुंच जाता है। उस नगर के पास में जब पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, तुम जाकर के कोई सराय देख लो और आज की रात तुम सराय में काट लेना। मैं अपनी ससुराल जाता हूं और सुबह मैं तुमसे मिलने जल्दी आ जाऊंगा। दोस्तों, उधर बकरा कहता है, हे भद्रे। राजकुमार इतना कहने के बाद अपनी ससुराल के लिए चला जाता है और इधर वो साहूकार का लड़का और मंत्री का लड़का सराय में रुकने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उनको एक सराय दिखाई देती है और जब वो सराय के समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है और ठहरने की भी। जब वो सराय के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। वो उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माई, हमें सराय में आज की रात बितानी है, सुबह हम यहां से चले जाएंगे।
हमारे लिए सराय में जगह दे दो जिससे हम रात काट सकें। दोनों दोस्तों की बात सुनकर के बुढ़िया कहती हैं, देखो बेटा, रुकने को तो आप कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप मत रुकना। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, हे माता, यहां ऐसी क्या बात है? तब वो बुढ़िया कहती है, मेरे बेटो, अगर यहां आप रुकोगे तो आप जिंदा नहीं बचोगे, निश्चित ही सुबह तक आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और मंत्री के लड़के को समझा रही थी। उसी समय एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के अंदर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो वो एकदम से उस पर मोहित हो जाता है। वो अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, इस सुंदर स्त्री के साथ हमें आज की रात गुजारनी है। दोस्तों, इस तरह से साहूकार का लड़का उसी सराय में रुकने के लिए राजी हो जाता है। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तब वो अपने मित्र से कहने लगा, मित्र, तुम आगे जाकर कहीं ठहर जाना, मुझे तो अब इसी घर में ठहरना है। साहूकार का लड़का वहां रुकने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए घर के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त आगे के लिए बढ़ जाता है। रात हो चुकी थी और सोने का वक्त भी। इधर बकरा अपनी बकरी से कहता है कि वो साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन वो मंत्री का लड़का बाहर ही रह जाता है, जो बड़ा ही चालाक और चतुर था। मंत्री का लड़का उसे बहुत समझाता रहा, लेकिन वो नहीं माना। दोस्तों, मंत्री का लड़का जो था वो उस बुढ़िया के पास फिर से जाता है और कहता है, बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा था कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? मेरा एक दोस्त एक सुंदर स्त्री के चक्कर में इस सराय में ठहर गया है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह आपको कहीं मरा हुआ ना मिले। तब मंत्री का बेटा कहता है, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हे माई, मुझे स्पष्ट बताइए। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस सुंदर स्त्री के ऊपर वो रीझ गया है, जिसके साथ में वो अंदर गया है, वो सुंदर युवती एक वैश्या है और एक नागिन। रात में उसके पेट से निकलती है और जिसके साथ वो रात बिताती है उसको डस लेती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी वहां गया है वो जिंदा लौटकर नहीं आया है। मंत्री का लड़का ये सुनकर के घबरा जाता है और कहने लगता है, बूढ़ी माई, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं, अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी वो तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। दोस्तों, मंत्री का बेटा बड़ा चालाक था। वो एकदम से तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। दोस्तों, वो बुढ़िया मंत्री के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जिस घर में उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में सो रहा था, वहीं पास में एक कोने में जाकर वो खड़ा हो जाता है और आधी रात का इंतजार करने लगता है कब वो नागिन उसके पेट से बाहर निकलेगी और उसको डसेगी। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वो सुंदर युवती के पेट से एक काली नागिन निकलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है, उसी समय मंत्री का बेटा अपनी तलवार से उसके टुकड़े कर देता है। उस नागिन को मारते ही वो सुंदर युवती भी मर जाती है, लेकिन ये बात साहूकार के बेटे को नहीं पता थी। इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रखकर एक चादर से छिपा दिया। तब बकरा कहता है कि वो मंत्री का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकलकर आया तो उसने क्या देखा? रात का समय था। एक सुंदर स्त्री जो बहुत सुंदर थी, वो जंगल की तरफ चली जा रही थी। उसने देखा और विचार किया कि ये सुंदर स्त्री इतनी रात में जंगल की ओर क्यों जा रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि ये कहां जा रही है। तब वो मंत्री का लड़का, जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने उस नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे लग जाता है
मंत्री का लड़का सोचता जा रहा था कि देखें ये कहां जाएगी। दोस्तों, वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था। वो स्त्री साधु के आश्रम में पहुंच जाती है और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और उस साधु के साथ संभोग किया। और वो सारा नजारा मंत्री का बेटा दूर से देख रहा था। जब उसके जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद मैं वो स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। तो साधु बोला, वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है कि मेरे पति आज मुझे बुलाने आए हैं और आज रात वो हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वो साधु कहता है, रोजाना तो तुम हमारे पास आती थी और आज हमें धोखा देकर जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूं। तब वो स्त्री कहती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। तुम मुझे माफ कर देना। अब मैं आज के बाद तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों, स्त्री के मुंह से यह सुनकर कर साधु को बहुत क्रोध आ जाता है और साधु जो था वो गुस्से में उसकी नाक काट देता है। और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे बहुत पीड़ा होती है और वो पीड़ा से चिल्ला उठती है। लेकिन फिर भी वो उस पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। दोस्तों, इधर मंत्री का बेटा सब कुछ सुन रहा था और ये नजारा देख रहा था। मंत्री के बेटे को भी बहुत गुस्सा आता है और उसने गुस्से में आकर के उस साधु चांडाल को मार दिया। उसको मारने के बाद वो वहां से तुरंत चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिप कर बैठ जाता है। वो सोचता है, हे प्रभु, इस दुनिया में जाने क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, अब इधर जो मंत्री का बेटा था वो मंदिर के अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उसने देखा कि वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर आज हमारे हाथ कोई अच्छी चीज लग जाए और हम ना पकड़े जाएं तो कल हम तुम्हारे पास राजा की लड़की की बलि चढ़ाएंगे। इतना कहकर वो चोर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अंदर तो मंत्री का बेटा बैठा हुआ था। वो उन चोरों की बात सुन रहा था। जब उसने चोरों की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहता है, यह क्या? सुबह यहां भी कोई हत्या होने वाली है। हे प्रभु, यह क्या क्या हो रहा है? मंत्री का बेटा विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वो मंदिर में बैठा रहता है। दोस्तों, इधर वो स्त्री जो थी, जिसकी नाक को साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंचती है। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग मुझको देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। शर्म के मारे मुझे मरना पड़ेगा। क्यों ना मैं ये दोष अपने पति पर लगा दूं, इससे मैं कलंकित होने से बच जाऊंगी। क्यों ना मैं ये कह दूं कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। दोस्तों, वही हुआ। सवेरा होने वाला था। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई तभी वो स्त्री चिल्लाने लगती है और कहती है कि देखो देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उस स्त्री का रोदन सुनकर उसके घर वाले जाग जाते हैं। वो एकदम से भागकर उसके पास आते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की नाक कटी हुई है तो वो एकदम से उसके पति को बंधी बना लेते हैं और उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर देते हैं। अगले दिन राजा ने जब उसकी करतूत जानी तो उसे कारागार में डाल दिया। दोस्तों, इधर क्या होता है, जब पूरा दिन व्यतीत हो गया तो वो जो मंत्री का बेटा था उसने पूरा दिन इधर उधर घूमकर काट लिया और जब रात हो गई तब वो उसी मंदिर में जाकर के छिप कर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो चोर राजा की लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। दोस्तों, जब रात हो जाती है तो वो तलवार लेकर के छिप कर बैठ जाता है। इधर आधी रात वो चोर आते हैं और राजा की लड़की को पकड़कर लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ, तुमने हमारी बात सुन ली। हमें चोरी में बहुत मोटा माल हाथ लगा है और हम पकड़े भी नहीं गए। आज हम बहुत मालदार बन गए हैं। इस तरह वो कुछ देर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले आ और देवी माँ के सामने उसका सर काट देते हैं। हमें उसकी बलि चढ़ानी है। दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था वो राजा की लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में लाता है जहां देवी माँ की मूर्ति थी
और उस लड़की का सर काटने के लिए जैसे ही वो चोर आता है तो अंदर मंत्री का जो लड़का बैठा हुआ था उसने चोर का सार धड़ से अलग कर दिया। वहां जितने भी चोर थे मंत्री का बेटा उन सबको मार देता है। इस प्रकार से एक एक करके वो सब मारे जाते हैं। इस प्रकार मंत्री के बेटे ने उस राजा की लड़की की रक्षा की। तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वो मंत्री का बेटा राजा की लड़की से कहता है कि चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। राजा की लड़की घबराई हुई थी। वो उस मंत्री के बेटे के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वो मंत्री के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो राजा के घर तक पहुंच जाते हैं और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो मंत्री के लड़के ने मना कर दिया कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं या तुम्हारे साथ कोई अनुचित कार्य करूं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजा की लड़की को मंत्री के बेटे की ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो उस समय काम के वशीभूत थी और उस समय मंत्री के बेटे ने उसकी काम इच्छा को तृप्त करने के लिए मना कर दिया। इस पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। मंत्री का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये अनुचित कार्य नहीं करूंगा। दोस्तों, तब राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाने लगती है और कहती है, बचाओ, हमको ये आदमी पकड़कर ले जा रहा है, ये हमारी इज्जत लूटना चाहता है। दोस्तों, सैनिकों ने राजा की लड़की को चिल्लाते हुए देखा तो भाग करके उस मंत्री के बेटे को पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये आपकी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसलिए हमने उसे बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्लाती तो आपकी लड़की की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करता। दोस्तों, इतना सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसने उस मंत्री के लड़के को जेल में डाल दिया। कहा उसके दोनों दोस्त पहले से मौजूद थे। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया था क्योंकि वो रात में वैश्या के साथ सोया था और वो वैश्या सुबह होने पर मृत पाई गई। और इस प्रकार से तीनों दोस्त जेल के अंदर जाकर मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठकर बातें करते हैं। अगला दिन होता है और वो राजा दरबार में तीनों को बुलाता है। जब उन्हें सजा सुनाने के लिए राजा अपने दरबार में बुलाता है तो राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्या का वध किया था उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, तू कहां का रहने वाला है? तब वो लड़का कहता है, मैं साहूकार का बेटा हूं और दूसरे नगर से आया हूं। राजा कहने लगा, बता, तूने उस वैश्या का वध क्यों किया, क्यों मारा उसे? तब साहूकार का लड़का कोई जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि उस वैश्या को किसने मारा है। राजा ने फिर पूछा लेकिन वो चुप रहा। दोस्तों, वो साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो मंत्री का बेटा था वो कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। इस घटना के बारे में इसे कुछ नहीं मालूम है क्योंकि इसने उस वैश्या का वध नहीं किया है। वैश्यावध तो मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो फिर तू बता कि तूने उस वैश्या को क्यों मारा? तब वो मंत्री का बेटा कहता है कि महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में उस सराय में रुकने के लिए गए थे। हम एक रात वहां गुजारना चाहते थे और एक बूढ़ी माँ ने हमें माना भी किया था कि तुम इस सराय में मत ठहरो, जो भी यहां रुकता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता है। लेकिन मेरा ये दोस्त नहीं माना और उस सुंदर वैश्या पर लट्टू हो गया और उसके साथ रात गुजारने के लिए अंदर चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि आधी रात उस सुंदर स्त्री के पेट से एक नागिन निकलती है जो अपने साथ में सोने वाले को डस लेती है। तो मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उस घर में पहुंच गया और छुपकर खड़ा हो गया। आधी रात के समय वो जब उसके पेट से नागिन निकली तो मैंने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करके पलंग के नीचे एक चटाई से दबा दिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए। जिस स्थान पर पलंग पड़ा है उसके नीचे एक चटाई है और उस चटाई के नीचे वो सर्प मरा हुआ पड़ा है। दोस्तों,
राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने जाकर के वहां देखा तो वहीं मरी हुई नागिन चटाई के नीचे मिली और आकर के सारी बात राजा को बता दी। दोस्तों, यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और एक निर्दोष आदमी को मरने से बचाया है। यह अपराध सज्जा के योग्य नहीं है क्योंकि तुमने अपने दोस्त की जान बचाई है। इस प्रकार से राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार यानी कि राजा के लड़के से पूछता है कि तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था कि नाक किसने काटी है। वो बेचारा भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा से पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तूने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? दोस्तों, तब मंत्री का लड़का हाथ जोड़ करके फिर कहने लगा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता पर बोलना पड़ रहा है। इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। राजा ने पूछा कि इसने नहीं काटी तो किसने काटी? तब वो मंत्री का बेटा सारा माजरा सुनाता है कि इसकी स्त्री एक साधु से प्रेम करती थी। रात में साधु से मिलने के लिए जाती थी। कल रात जब वो साधु से मिलने जा रही थी तो मैं उस सराय से निकलकर दूसरी जगह ठहरने के लिए जा रहा था तो मैंने रास्ते में उस स्त्री को जाते हुए देखा। मैंने उसका पीछा किया और मैं पीछे पीछे चलता चला गया। वो स्त्री उस साधु के पास पहुंचती है और उसके साथ कुकर्म करती है और उसने उस साधु से कहा कि कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा पति आज मुझे बुलाने आया है। ये सुनकर के उस साधु ने उस औरत की नाक काट ली और इसने आकर कि वो दोष अपने पति पर मल दिया। गलत तो उसने किया है, दोषी तो वो स्त्री है। राजा बोला, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब वो मंत्री का लड़का कहता है, महाराज, विश्वास नहीं होता तो आप अपने सैनिकों को भेजकर उस साधु की कुटिया पर देख लीजिए। जिस साधु का मैंने वध किया है वहां उस स्त्री की कटी हुई नाक भी मिलेगी। दोस्तों, राजा के सैनिक उस आश्रम पर जाते हैं और साधु को देखते हैं तो उन्होंने देखा कि साधु भी मरा पड़ा था और उस स्त्री की कटी हुई नाक साधु के मुंह में फंसी थी। इस प्रकार से जब सच्चाई का पता लग जाता है तो राजा उसको भी छोड़ देता है। इधर वो बकरा कहता है, हे प्रिय, अब बारी थी उसी मंत्री के बेटे की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई थी। राजा उस मंत्री के बेटे से कहता है कि तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़कर कहां ले जाना चाहता था? इसके साथ में कुकर्म करना क्यों चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था? तब वो मंत्री का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, ये जो आपकी लड़की है यही गलत है। इसी ने मुझे फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसे पकड़कर ले गए थे और मैं उस साधु के आश्रम से लौटकर उसी मंदिर में छुपा हुआ था। मेरे हाथ में तलवार थी। आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही चोर अंदर जाते हैं तो उससे पहले ही मैंने उन चोरों का काम तमाम कर दिया। वहां जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी इस समय मंदिर में पड़े हुए हैं। अगर विश्वास ना हो तो अपने सिपाहियों को भेज करके ये देख लीजिए कि वहां चोर मरे पड़े हैं या नहीं। दोस्तों, राजा के कहने पर सैनिक जाते हैं और मंदिर के पास जाकर देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी थीं। सैनिकों ने आकर राजा को सारी बात बताई। महाराज, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा की है। इसने इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं किया और ना ही आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो मंत्री का लड़का कहता है, राजा साहब, मैं आपकी लड़की को चोरों से बचा करके जब घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की मुझ पर आसक्त हो गई और वो मुझसे अनुचित प्रस्ताव रखने लगी। वो काम वासना के वशीभूत होकर मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है वो मेरी बहन है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूंगा। यह ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैंने उससे उसके साथ में गलत काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। दोस्तों, मंत्री के बेटे की बात सुनकर के राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब उसने मंत्री के लड़के को आजाद कर दिया और उससे माफी मांगी कि जाओ बेटा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वो मंत्री का लड़का अपने दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है।
तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। अब वो बकरा कहता है, हे प्रिय, इस कहानी को सुनकर मुझे पता चलता है कि स्त्रियां बहुत निर्दयी और स्वार्थी बन जाती हैं। जब भी काम के वशीभूत होती हैं या अपने किसी अपराध को छुपाने की कोशिश करना चाहती हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, बकरे की बात सुनकर बकरी चुप हो जाती है। बकरा कहता है, हे प्रिय, इसलिए तो मैं कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियों से न कभी विवाह करना चाहिए, न कभी उनके साथ समय बिताना चाहिए। पहली तो वो है जो पति होने के बावजूद भी पराये पुरुष से संबंध बनाए। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है, लेकिन वैश्या की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपनी हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर बैठती है। ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए, अगर वो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वो मददगार को ही झूठा बना दे, उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करे, उसे जान से मारने की कोशिश करे। ऐसी स्त्रियों से प्रेम करना मतलब कांटों की सेज पर सोने के बराबर होता है। अगर ऐसी स्त्रियों से सावधान रहोगे तो जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।